दिव्य यात्रा चैनल के दर्शकों को एक बार फिर आपका मैं अभिनंदन करता हूं। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से प्राय बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी धार्मिक जो हमारी धरोहर हैं उनके आपने दर्शन किए होंगे। हमने प्रयास किया। आज हम पहुंचे हैं जिला सोनीपत के गोहाना तहसील के गुरुकुल विद्यापीठ हरियाणा भैंसवाल कला में, जो 23 मार्च 1920 को स्थापित किया महात्मा भगत फूल सिंह ने, जिनके नाम पर आज सोनीपत ज़िले में महिला विश्वविद्यालय भी खुला हुआ है। आप सभी जानते होंगे। सबसे पहले जब गुरुकुल खोलने की भगत फूल सिंह जी ने सोची थी तो उस समय सबसे पहले उन्होंने गुरुकुल भैंसवाल की स्थापना की। इसके पीछे भी एक किस्सा है कि वो आवली गांव में गए, वहाँ चौधरी गणेशी राम जी के यहाँ लड़का हुआ था और उसी के एवज में वहाँ पे जीवनवाल चल रही थी, तो वहाँ पे सफाई नहीं थी। तो भगत फूल सिंह जी वहाँ पर गए और झाड़ू उठा करके वहाँ पे सफाई करने लगे। तो साधु वेश में एक आदमी झाड़ू लगा रहा है, तो चौधरियों ने सोचा कि ये तो बहुत ही गलत है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप नहीं, हम स्वयं सफाई कर देंगे। तो भगत फूल सिंह ने कहा कि सफाई तो आप कर दोगे, लेकिन मैं और सफाई करना चाहता हूँ। इस समाज में जो कुरीतियाँ फैली हैं उसकी सफाई करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे गुरुकुल खोलना चाहता हूँ। तो फिर वो मलिकों के गांव हैं, यहाँ पर अपने मलिकों के सबसे बड़े गांव बेशवाल कला में आए और वहाँ पंचायत इकट्ठी हुई। और जहाँ आज हम खड़े हैं 23 मार्च 1920 को ये स्थान उस समय खाली पड़ा था और स्वामी श्रद्धानंद जी सोनीपत रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी में यहाँ तक आए। और हमारे बड़े बुजुर्ग भैंसवाल के जो बड़े आदमी हैं वो बताते हैं कि शुरुआत में जब नींव रखी गई तो गारा की जगह घी का प्रयोग किया गया और पानी की जगह दूध का प्रयोग किया गया। इतनी पवित्रता के साथ इसकी नींव रखी गई और यहाँ से बहुत बड़े बड़े स्नातक निकले हैं। कपिल देव जी शास्त्री यहाँ के पढ़े लिखे, जो सांसद बने 1989 में जिला सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से। और वैसे भी भैंसवाल कला गांव को हरियाणा का सबसे पढ़ा लिखा गांव माना जाता है, क्योंकि 1920 को यानी कि 104 साल पहले शिक्षा का बिल्कुल अंधेरा था हमारे हरियाणा में या दक्षिणी पंजाब में। तो उस समय इस संस्था ने अनेक स्नातक दिए और बाद में उन्होंने शिक्षा की लौ को पूरे न केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारत में उन्होंने फैलाया। और आज भी यहाँ के पढ़े लिखे जो युवक हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और नहीं तो करंट में अगर हम देखें, आज भी हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी रोहतक के जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं श्री वीरेंद्र जी मलिक, वो यहीं पर पढ़े लिखे हैं और यहाँ पे उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं यहाँ पे 18 साल मुझे एक अध्यापक के रूप में और बाद में यहाँ के प्रिंसिपल के रूप में भी मुझे सेवा करने का मौका मिला। मैं सौभाग्यशाली हूँ। और आज हम जो आए हैं वो विशेष प्रयास हुए हमारे सरपंच प्रतिनिधि भाई मनोज मलिक, जो भैंसवाल गांव के सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनके सहयोग से, और ये बेटा धर्मवीर मलिक और उनकी धर्मपत्नी और उनके बच्चे यहाँ पर आए, क्योंकि ये लगभग 25 साल बाद यहाँ पे पधारे, 12वीं करके गए और एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़े ऑफिसर के पद पर हैं। इनका टेलीफोन आया तो मैं मना नहीं कर सका। फिर मैंने मनोज जी को फ़ोन किया, इन्होंने कहा कि जी आइए। और हमारे बहुत सारे साथी, हमारे एक आध परिवार के मेंबर यहाँ पे आए हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारा तो बदलाव है, कुछ चीज़ें यों की यों हैं। और हमारे जो फोटोग्राफर हैं भाई राकेश जी, उनका भी धन्यवाद करता हूं कि वो समय निकाल कर यहाँ पर आए। अब हम आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ यहाँ से दिखाते चलेंगे। ये सामने जो आप बहुत बढ़िया सी 2 मंजिल की बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बहुत ही ऐतिहासिक है और लोगों से चंदा मांग करके बड़ी मुश्किल हालात में 1960 से पहले ये बनी। हमारे यहाँ एक अध्यापक होते थे धर्म भानु जी, वो बताते थे कि बड़ी मुश्किलों से 10-10 रुपये 2-2 रुपये चंदा मांग करके ये बिल्डिंग बनाई गई थी। और इस बिल्डिंग के अंदर एक हॉल है जो अभी ताला लगा है, हम अंदर नहीं जा सके। उस बड़े हॉल में यानी कि जहाँ पे ये हॉल बना है वहीं पे महात्मा भगत फूल सिंह जी का अंतिम संस्कार यहाँ पे किया गया था, क्योंकि आर्य समाज में समाधि बनाने का ज़्यादा सा वो नहीं है। इसलिए
उस स्थान को सुरक्षित रखा गया। और जब ये जो सामने आप भवन देख रहे हैं ये बनाया गया तो ये निश्चय किया गया कि जो हॉल है वो ऐसी जगह बना जाए कि जहाँ भगत फूल सिंह जी की चिता लगाई गई थी, और ये एक ऐतिहासिक चीज़ है। उधर आप देख रहे हैं यज्ञशाला, जहाँ पे सुबह और शाम हवन होता था, और सारे ब्रह्मचारी आकर के नित्य सुबह 5:30 बजे 6 बजे नहा धो करके इसमें बैठते थे और हवन करते थे। वैदिक मंत्रों से ये भूमि जो है गुंजायमान रहती थी। लेकिन आज पता नहीं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को हम दोष दें या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी अंदर की जो दशा हमने देखी वो वास्तव में अच्छी नहीं थी। क्योंकि उसमें तो सबसे अगर पवित्र स्थान इस पूरे कैंपस में था तो वो ये यज्ञशाला थी, और ब्रह्मचारी यहाँ पे न केवल झाड़ू देते, पोछा लगाते और जूते निकाल के अंदर जाते। आज इसमें हो सकता है कुत्तों का निवास भी हो, या सफाई नाम की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं थी। ऐसा लगता है जैसे कबाड़ घर हो या कोई जो फालतू चीज़ है वो यज्ञशाला में डाल दी जाती हो। तो ये मैं चाहूँगा कि हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो सरकारी हैं, यहाँ के प्रिंसिपल हैं, जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है, और कुछ संभाले ना संभाले, यज्ञशाला ये हमारे एक प्राचीन भारत की धरोहर है, संस्कृति है। जिन लोगों ने इतना मेहनत करके इस यज्ञशाला को बनाया, और ये जालंधर के कोई सेठ होते थे, उन्होंने बनाया, और उन्होंने अपना पत्थर भी जानबूझ के दीवार में नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि मेरा पत्थर ऐसी जगह लगाएं गेट के अंदर कि सबके पैर टिक करके तब अंदर जाएं लोग। आज भी यज्ञशाला में देखते हैं तो हम गेट के अंदर घुसते ही उनके पत्थर के ऊपर, उनके नाम के ऊपर पैर टिकता है। तो इतने महानुभाव, इतने श्रद्धालु लोगों ने जो यज्ञशाला बनाई थी, और आज हम 2024 में खड़े हैं, वैज्ञानिक युग है, तो इसकी ये हालत देखना बड़ा ही दर्दपूर्ण हमें लगा, और हमें आशा है कि आप इसकी दशा को ज़रूर सुधारेंगे। मैं गुरुकुल बैंसवाल के कैंपस में खड़ा हूँ, और ये करीब 50 साल पहले स्थापित की गई यहाँ पे धूप घड़ी है, आप जिसे देख रहे हैं। ये घड़ी की तरह ही इसमें नंबर लिखे हुए हैं, बीच में सुई की जगह एक लोहे का एक वो गड़ा हुआ है। ये मैं ज्योग्राफी का टीचर भी हूँ, और यहाँ पे 18-20 साल सेवा करने का मौका भी मिला। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये लोकल टाइम बताती है, क्योंकि हमारा जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के पास से लिया गया है, उसमें और हमारे यहाँ के लोकल टाइम में 24 मिनट का अंतर है। तो हमेशा ये घड़ी 24 मिनट पीछे रहती है। तो ये बच्चों को जब हम यहाँ टीचर थे दिखाते थे, 24 मिनट पीछे हमारे टाइम से रहती है। हो सकता है अब ये चूँकि संभाली नहीं गई है, इसकी जो सुई है वो आड़ी तिरछी हो रही हो, इसलिए सही टाइम ये दिखा नहीं पा रही है। अगर इसको हम एक्यूरेट कर दें, नॉर्थ की तरफ इसका मुंह है और साउथ की तरफ सुई का मुंह है, अगर इसको कैंपास से नाप करके करें तो हमारी जो मोबाइल में जो टाइम है उससे 24 मिनट पीछे का समय दिखाएगी। और ये आवली के एक होते थे बलबीर सिंह जी शास्त्री, उनके विशेष प्रयासों से ये घड़ी और उधर वो ग्लोब भी आप देख पाएंगे, वो भी पूरी दुनिया के दर्शन कराता है। यहाँ पे इस समय थोड़ा सा जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये है। उस समय यानी कि लगभग 20 साल पहले जब चारों तरफ बच्चे खड़े होते थे और इसका जब हम अवलोकन करते थे, सभी देशों के नाम साफ साफ, सभी देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं इस ग्लोब के ऊपर होती थी। लेकिन आज थोड़ा सा प्रबंधन में कोई न कोई कमी है। ये हमारी प्राचीन धरोहर है, यज्ञशाला, ग्लोब, ये बहुत कम स्कूलों में मिलेगा। और ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे एक अभी भोजन भंडार होता था, ये बाद में बनाई गई बिल्डिंग है। और वो मैं आपको बताऊं कि हम स्वागत करते हैं, क्योंकि नयापन भी होना चाहिए। पुरानी चीज़ें जाएंगी तभी तो नयापन आएगा। तो यहाँ पे भोजन भंडार की बहुत बढ़िया बिल्डिंग होती थी, अलग अलग रसोइयाँ और खाना खाने के लिए बहुत बड़ा हॉल होता था। उसकी जगह 2 मंजिली बिल्डिंग सरकार ने बनाई है, उनका हम बार बार धन्यवाद करते हैं, हरियाणा सरकार का। वो स्टैचू वहाँ पे लगा हुआ है, मुझे लगता है भगत फूल सिंह जी का स्टैचू ये रहा होगा, जो स्थापना जिन्होंने गुरुकुल बैंसवाल की थी। तो वो सामने स्टैचू भी देख रहे हैं। और दूर थोड़ा सा नेपथ्य में आप देखें, वो लड़कियों का हॉस्टल है, आजकल लड़कियों का आवास है यहाँ पे।
और बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग वहाँ पे बनी है। ये भी बाद में जो भगत फूल सिंह ने जो बिल्डिंग बनाई थी वो कहीं डैमेज हो गई, समय के साथ साथ वो ख़त्म हो गई और उसकी जगह ये बहुत बढ़िया भवन छात्रावास के लिए यहाँ पे लड़कियों के लिए बनाया गया। ये जो सामने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक आप देख रहे हैं ये भी बहुत पुराना है लेकिन जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसकी जगह भी बहुत ही जल्दी नई बिल्डिंग बनेगी। इसके बीच में बहुत बड़ा हॉल है और लाइब्रेरी है। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक होता था, एक तरफ प्रिंसिपल ऑफिस होता था, जहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे भी बैठने का अवसर मिला, संभालने का अवसर मिला। और इस गुरुकुल की लगभग 50 एकड़ ज़मीन है जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे बहुत बढ़िया तरह से खेती की जाती है। भगत फूल सिंह ने कभी बहुत साल पहले व्रत किया था कि 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे तब तक मैं बैठूंगा नहीं। तो रेवाड़ा गांव ने, क्योंकि 1 लाख रुपए बहुत होते थे, और रेवाड़ा गांव ने जो पास में ही है उन्होंने भगत जी की शर्म करते हुए 20 एकड़ भूमि गुरुकुल को दान दी है, जो आज भी रेवाड़ा गांव की सीमा में है और गुरुकुल के नाम ही उसे बोला जाता है। और भैंसवाल गांव के बावड़े पाने में वहाँ पर भी 20 एकड़ ज़मीन उस पाने ने दे रखी है, वो भी गुरुकुल की ज़मीन है। वो आज चूँकि ये भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय का ये एक साउथ ब्लॉक है और ये सारा जो भी अचल संपत्ति थी, चाहे वो बिल्डिंग थी या कृषि भूमि थी, वो सभी सरकार के खाते में है। और सरकार को चाहिए ये हमारी प्राचीन धरोहर जो 104 साल पहले भगत फूल सिंह ने स्थापित की, उसके रख रखाव के लिए ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे विशेष कर्मचारी नियुक्त करने चाहिए। अदरवाइज़ ये हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो इतिहास है, ये कभी के लिए मिट जाएगा और आने वाली पीढ़ियाँ इसे नहीं देख पाएंगी। मैं गुरुकुल भैंसवाल से दिलीप सिंह मलिक। ये भाई देखो, ये प्राचीन आपने शायद बचपन की याद आ जाएगी। यह दवात है, ये जो इंक है शायद इंक खत्म हो रही होगी, लाल इंक है। ये जो अपने इंक वाले पेन होया करते शायद भी जर्जर हालत में है। ये पुड़िया होया करती भाई, देखिए इसी पुड़िया, ये शाही की पुड़िया होया करती, जो दवाता में डाला करते। शायद अगर आप ढूंढांगे तो शायद हड़प्पा भी जाएगी का दी। आज हम गुरुकुल भैंसवाल कलां जिला सोनीपत में खड़े हैं और यहाँ का अवलोकन किया। सभी कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ बदलाव, कुछ नई चीज़ें। तो यहाँ जैसा मैंने आपको पहले बताया, यहाँ के पढ़े हुए विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में सेवा कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं
श्री धर्मवीर जी मलिक जिला हिसार के राखी खास के रहने वाले हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि इन्होंने लगातार 12 साल तक गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली की अनुपालना की और डेली यज्ञ हवन और संस्कृत और हिंदी का विशेष ज्ञान और 12वीं पास करके ये लगातार 12 साल यहाँ रह करके गुरुकुलीय ढांचे में ढल करके अपने कार्य क्षेत्र में उतरे आज और बहुत बड़ी कंपनी में बड़े मुकाम पर हैं। तो आज वो लगभग 25 साल बाद यहाँ पे आए हैं। मैं पूछना चाहूँगा उनसे कुछ बातें। धर्मवीर जी, आपका स्वागत है। सबको नमस्कार और गुरु जी को प्रणाम। तो बेटा धर्मवीर जी, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आज आप 24-25 साल बाद यहाँ पे आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको यहाँ बदलाव नज़र आए? आपने अपना छात्रावास भी देखा, आपने अपने क्लासरूम भी देखे और ये कैंपस और सारी चीज़ें मुझे लगता है याद आ गई होंगी। सर, ये आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए और बहुत इमोशनल दिन भी है। मतलब कि चीज़ों को इस तरीके से देख के सब कुछ मेरे 12 साल मुझे आंखों के सामने सब घूमते हुआ नज़र आ रहा है। और बट थोड़ा सा दुख है कि मतलब कि चीज़ें जिस तरीके से मेंटेन होनी चाहिए इस तरीके से नहीं हो रही। बट ये आई थिंक टाइम के साथ साथ ऐसी चलती हैं चीज़ें और चीज़ें बदलेंगी और चीज़ों को संभाला भी जाएगा। बट ये है कि आज का दिन बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, गुरु जी का, दिलीप जी का, भाई मनोज जी का, नरेंद्र जी हैं यहाँ पे जिनसे अभी मुलाकात कराएंगे आपके। इन दोनों लोगों का, दोनों गुरुजियों का मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव रहा है और जहाँ पे भी हम पहुँचे अपनी ज़िंदगी में इनके मार्गदर्शन की बदौलत हम पहुँचे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप एक पढ़े लिखे युवक हैं और बहुत बड़े पद पर आसीन हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आजकल हमारे हरियाणा में और पूरे भारतवर्ष में जो शिक्षा पद्धति है वो कहीं ना कहीं गुरुकुल पद्धति से मेल नहीं खाती और आधुनिकता की चकाचौंध में हमारे जो प्राचीन मूल्य, प्राचीन संस्कृति, उससे कहीं ना कहीं हमारे विद्यार्थी इस आधुनिकता के रंग में रंग करके अपने आप को दूर कर रहे हैं? सर, चेंज ज़रूर आया है, बदलाव ज़रूर आया है, बट मैं ये कहूँगा सर आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं, मौके ज़्यादा हैं, चेंज पॉजिटिव भी आया है। अगर हम सारा जो बेनिफिट, जो फैसिलिटी आज के ज़माने में हमें मिल रही है बच्चों को, अगर उन सब का वेल यूटिलाइजेशन करके अगर आगे बढ़ें तो सफलता निश्चित है सर। ये भी है सेम टाइम। बट ठीक है, हमें अपनी कल्चर को, संस्कृत को और अपने जो इन्वायरमेंट को साथ में कंटिन्यू करना चाहिए। बट चेंज भी शायद टाइम का नियम ही है और जैसे सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमें अपना बिहेव करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अपना मेहनत करें, दिल लगा के मेहनत करें, आगे बढ़ने के बहुत बहुत मौके हैं आज के टाइम पे सर। तो मैम, आप इनकी अर्धांगिनी हैं और इन्होंने काफ़ी बताया होगा काफ़ी अपने गुरुकुल के बारे में। चूँकि आप भी यहाँ पे पहली बार आई हैं, तो आप क्या महसूस करती थी और क्या कल्पना करती थी कि गुरुकुल कैसा होगा? और यहाँ आज साक्षात रूप से आप यहाँ पे आई हैं इनकी शिक्षा के 25 वर्ष पूरा होने के बाद, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? क्या लगा आपको? सर नमस्कार। सर, मैंने सुना है, बहुत सुना है, शादी हुई है जब से गुरुकुल के बारे में, आपके बारे में, इनके को स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे। बट आके मतलब मैं थोड़ा शहर से बिलोंग करती हूँ तो मैंने गुरुकुल पहली बार ही देखा। तो अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल, बड़ा स्ट्रगल करके पहुँचे हैं। और लेकिन जो भी स्ट्रगल रहा है सर, वो बहुत अभी एज अ फ्रूटफुल, इट केम आउट एज अ जस्ट लाइक अ फ्रूट। हाँ, तो सर इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। आई एम तो इंजॉइंग द गुड फैक्टर। बाकी स्ट्रगलिंग पीरियड तो इन्हीं का ही रहा है सर। और आपको बहुत धन्यवाद है सर। तो आप आज पूरा दिन आप सुबह दिल्ली से चले हैं और यहाँ पहुँचे और शाम हो जाएगी, तो कहीं आप ये तो नहीं सोचते कि आप आज हमारा समय बर्बाद हुआ, या आपने कुछ नया देखा, या गुरुकुल पहले आपने नहीं देखा था और यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण, क्योंकि अब विद्यार्थी नहीं है, आज वैसे भी छुट्टी का दिन है और उतनी साफ सफाई नहीं है जितनी की होती थी, तो क्या आप ये समझते हैं कि आपने यहाँ गुरुकुल को देख करके सही किया? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही किया। सुना था, देखा नहीं था, और देख के और ज़्यादा जाना है कि कितनी मुश्किल से इन्होंने अपना मतलब शिक्षा प्राप्त की। बट वो जो सिचुएशन होती थी उस टाइम की, बहुत मुश्किल होती थी। बट सच अ हार्ड वर्किंग पर्सन। तो बहुत अच्छा लगा सर आके। और मतलब सौभाग्य है कि अभी सब कुछ देख लिया है, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है सब और भी ज़्यादा चेंजेस आ जाए।
तो नहीं भी लग पाता अगर मौका तो बहुत बुरा लगता, बट मैं बहुत खुश हूँ सर। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बेटा, आप क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हो? अब कैसा लग रहा है पापा के हॉस्टल आके? थकी हुई हो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा अच्छा है? लग रहा है। आपका स्कूल ऐसा है जैसे पापा का गुरुकुल है? तानी हाँ, आप ठीक ठाक हो? नहीं ठीक ठाक नहीं हो। तानी को बात नहीं करनी। और ये मेरे पास खड़े हैं भाई मनोज मलिक, जो गांव भैंसवाल के सरपंच प्रतिनिधि हैं और सारा कामकाज आजकल पंचायत का यही देख रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं, इन्होंने भी शिक्षा यहीं से प्राप्त की है। ज़्यादा जो पुराने दिन थे, चूँकि इनकी उम्र बहुत ही कम है, वो तो इनको याद नहीं, लेकिन फिर भी ये कई साल यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करके गए हैं। तो भाई मनोज भाई, सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि हमने थोड़ा सा एक टेलीफोन किया था और आप आगे मिले और हमारी इतनी हेल्प की। ये बच्चा दिल्ली से आया, उसकी भी हेल्प की। तो आप तो गुरुकुल में आते जाते होंगे और सब कुछ सरकार के हाथ में यहाँ पर है। तो आप क्या सोचते हैं कि आपकी गांव की सीमा में एक इतनी ऐतिहासिक चीज़ है और कहीं ना कहीं उसको इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है आधुनिकता की आड़ में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, दिव्य यात्रा चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं यहाँ 3 से 4 साल तक मैंने स्टडी की और ये हमारे गुरुजी हैं मास्टर दिलीप सिंह जी, इनके पास भी मैं यहाँ खूब अच्छे से पढ़ा लिखा और इन्होंने जो हमारे को शिक्षा दी, वो शिक्षा के इनसे शिक्षा लेने के बाद ही मतलब हमने बहुत कुछ मुकाम हासिल किया है। बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने हमारे को बताई आगे जीवन जीने के लिए। और ये हमारे यहाँ पर भगत फूल सिंह जी ने जो फूल खिलाया था 18-20 साल तक, मास्टर दिलीप सिंह जी ने उस फूल को सींचते रहे और उस फूल से जो खुशबू निकल के हमारे यहाँ के चारों तरफ के गांव जो थे, 14-15 गांव थे, वो खुशबू चारों तरफ फैलती रही और यहाँ से निकलकर मतलब बहुत सारे लोग यहाँ से अपने बड़े बड़े पदों पर आज बैठे हुए हैं। और रही इस बिल्डिंग की बात, तो बिल्डिंग के बारे में यहाँ पर मतलब प्रोग्रेस तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कुछ अनदेखी यहाँ की जा रही है प्रशासन के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा, जो यहाँ पर मतलब आज इनको देख करके मतलब हमारा दिल भर जाता है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं आज इस चीज़ को हम देख रहे हैं। तो क्योंकि पुराने दिन जो हैं हम उसको देखते हैं, पुरानी चीज़ों को याद करते हैं तो बहुत कुछ याद आता है और भी ज़्यादा कुछ याद आता है। मतलब यहाँ कुछ होना कुछ और भी था लेकिन वो हो नहीं पा रहा। ये हम इस चीज़ से थोड़ा सा दुख मानते हैं कि भी ऐसा नहीं हो पा रहा, लेकिन उसके कुछ कारण बने हैं और हमारी तरफ से मतलब यही रहेगा कि मतलब आगे आने वाले टाइम में इसको थोड़ा सा और अच्छे स्वरूप दिया जाए इस बिल्डिंग को, और अच्छे अच्छे ट्रेड कोर्सेज और यहाँ पर मतलब शामिल हों और बच्चे यहाँ पढ़ें और बाहर निकलें। और मास्टर जी आए हैं और एक हमारा स्टूडेंट, हमारा चेला था, स्टूडेंट तो इनका ही रहा है, हमारा तो ये समझो कि एक साथी है धर्मवीर, राखी गढ़ी गांव से है, वो अपनी विद फैमिली यहाँ पर पहुँचा है। उनका और मास्टर दिलीप सिंह जी का यहाँ पर डालने में बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ पर आकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए यहाँ आए हैं, मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये जैसा सरपंच साहब ने बताया, यहाँ पे कुछ और ही होने वाला था। ये 1950 के दशक की बात है कि हमारी जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हिसार में है, उसका एक सेंटर आने वाला था जो कुरुक्षेत्र ज़िले में कोल गांव है, वहाँ पे उसका सेंटर बना हुआ है। यहाँ पे चूँकि एग्रीकल्चर लैंड थी, भवन बने हुए थे, तो चौई बंसीलाल की एक स्कीम थी यहाँ पे जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका एक सेंटर यहाँ पे बना जाए और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलें, नए नए बीज तैयार किए जाएं। लेकिन उस समय आम लोगों की यहाँ पे सहमति नहीं बन सकी और ये गुरुकुल, जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, ये सारा का सारा गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी जो हरिद्वार में है वहाँ से संचालित होता था। जो 10वीं पास करते थे उन्हें विद्याधिकारी कहा जाता था और 12वीं पास करने के बाद विद्या विनोद की डिग्री दी जाती थी और बीए करने के बाद विद्या अलंकार की डिग्री दी जाती थी और उसके बाद ये डिग्रियां ऐसे चलती रहती थी। लेकिन 1996 में ये यहाँ की जो शिक्षा पद्धति थी वो हरियाणा एजुकेशन बोर्ड भिवानी से लागू कर दी गई और धीरे धीरे गुरुकुल, चूँकि यहाँ सादा जीवन था और कोई ज़्यादा आधुनिक उपकरण नहीं थे,
तो लोगों ने भी इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया और 1996 के बाद ये हरियाणा सरकार ने यानी कि हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड भिवानी से संबंधित हुआ। उसके बाद भी बात नहीं बनी। कुछ जो यहाँ की यूनियन थी, यहाँ की जो प्रबंधन कमेटी थी, उसमें भी झगड़े हुए और गुरुकुल के पूर्ण रूप से यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। और आज यहाँ पे हमारी लड़कियाँ हैं जो JNM और कई प्रकार के डॉक्टरी के कोर्स वगैरह यहाँ पे करती हैं, यहीं पे रहती हैं, और बॉयज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हैं। तो ये आज का यहाँ का विवरण था गुरुकुल भैंसवाल का। बहुत सारे विद्वान यहाँ पे निकले हैं। और सरपंच साहब आप खड़े हैं, आप कैसा महसूस करते हैं जो पूरे हरियाणा में ये कहते हैं कि भैंसवाल गांव सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, और उसका क्या कारण मानते हैं? बहुत ही गर्व महसूस होता है जी जब हमारे को ये सुनने में आता है। मतलब हमारे गांव के जो पढ़े लिखे हैं, बहुत यहाँ से ऑफिसर लाइन में बैठे हैं और हमारे IAS भी गए हैं, और ख़ासकर यहाँ गुरुकुल से जो उन्होंने स्टडी की है ना, उनका तो मतलब ये समझो कि कोई हमारे पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। और जो हमारे गुरुजन यहाँ थे उस दौरान, इतने मेहनती और शिक्षित, मतलब उस टाइम के और आज के टाइम के जितने भी अध्यापक हैं, उन्होंने ये समझो कि दिन और रात का अंतर है। चलो आगे चलते हैं। ने बताया था, यह वह शिलालेख है गुरुकुल भैंसवाल का प्राचीन कुआं है, जहाँ पर बच्चे स्वयं रहट चला करके और बाल्टियों द्वारा उस पानी जो है, ये जो सामने आप खेल देख रहे हैं, इनमें आ जाए। एक बच्चा अगर 5-7 चक्कर लगा देता था तो ये खेल दोनों भर जाती थी, तो अब आप अपने सामने देख रहे हैं। लेकिन समय का तकाजा है, इन चीज़ों को इग्नोर किया गया। आजकल डिगी सिस्टम हुआ और नल वगैरह लग गए हैं, बहुत सारी सुविधा हो गई। लेकिन ये 1960 1950 के दशक की बात है जब ये कुआं कभी बना होगा,
और ये आप देख रहे हैं अवशेष हैं ये यहाँ पर, जो रहट टाइप में एक होता है और वो एक पैट होती है, उसको बच्चे खुद घुमा करके यहाँ पे रहट चलता था और नीचे बाल्टियाँ पानी निकाल करके इन खेड़ों को भर दिया जाता था, तब ये कहीं जाकर यहाँ बच्चे नहाते थे। इसके अलावा यहाँ पे कोई साधन नहीं था, चाहे जनवरी का ठंडा महीना हो या फरवरी का या दिसंबर का, यानी कि 24 घंटे दिन के हर साल बच्चे जो हैं वो ठंडे पानी से ही स्नान करते थे, ताज़ा पानी निकलता था। तो लेकिन आज बड़ा दुख हुआ इस कुएं की ये हालत देख करके कि ये एक प्रकार से डैमेज है, न तो कोई पानी निकाल रहा है, विभिन्न प्रकार के झाड़ झंखाड़ यहाँ पर उगे हुए हैं। और हमारी जो खेल जो ऐतिहासिक हैं, जिन्होंने पता नहीं इन ईंटों ने कितने अच्छे दिन देखे हैं, आज बुरे दिन भी देखने पड़ रहे हैं। मैं भाई राकेश जी के साथ दिलीप सिंह मलिक।